दोस्तों नमस्कार। 4PM न्यूज नेटवर्क, 4PM गुजरात और दस्तक में सभी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में लगता है कि शायद प्रकृति को भी ये लगा है कि कुछ उनको भी अपना एक स्वरूप दिखाना चाहिए, क्योंकि अमृत काल है। हो सकता है ये कुछ हो, ऐसा भी हो। जिस तरह से इस बारिश के चलते देश में हम विशेष रूप से उत्तर भारत में जो तबाही देख रहे हैं, हिमाचल के दृश्य देखकर जो है वो तो मतलब सबने देखे होंगे, वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है। और जिस तरह से 100 साल पुराना पुल भी जो है टूट रहा है, से लेके गाड़ियां मतलब कि खिलौनों की तरह गाड़ियां बह रही है। पर्वत से जो है वो स्खलन हो रहा है ना। बड़ी बड़ी शिलाएं गिर रही है और शहरों का जो हाल है इस बारिश के चलते, क्या कहने उसके। ये सब चीजों में राजनीति जो है वो कहीं रुकने का नाम नहीं ले रही है। राजनीति अपनी जगह पे है, कुदरत जो करती वो करे। राजनेता जो है वो इनसे कोई इनका वास्ता नहीं होता है। तो प्रधानमंत्री बिल्कुल अपनी चुनावी, जो उनको बहुत पसंद है, वही शायद पसंद है सबसे ज्यादा, वो है चुनावी यात्रा करना, चुनावी मोड में रहना और जो है कांग्रेस को और विपक्षों को गलियाते रहना। जैसे ये राहुल गांधी ने बोल दिया कि नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान, तो उसी तर्ज पे प्रधानमंत्री ने राजस्थान में बोल दिया कि लूट की बाजार में नहीं, झूठ की बाजार में लूट की दुकान, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। वो सब चल रहा है। उनके भव्याति भव्य रोड शो होते हैं आसपास में। राजस्थान में वो दो साइकिल वाले जो हैं वो बेचारे जो है चल रहे थे। गाड़ी के अंदर बैठे हुए प्रधानमंत्री का चेहरा, उन पर जो रोशनी पड़ रही थी उससे जगमगा रहा था। बारिश हो रही थी और एक भव्य दृश्य खड़ा करने की कोशिश की, ये हमने देखा। ये सब हो रहा है, लेकिन साथ साथ में दूसरी भी बहुत सारी चीजें हो रही है। मैं उस पर अलग से कार्यक्रम करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूं अभी अमेरिका मतलब यूएन से ही एक यूएन जिसको कहते हैं हम, उसी का एक वो प्रकल्प है। वहां से एक ग्रुप जो है वो हिंदुस्तान आकर, भारत आकर एक स्टडी करना चाहता है कि जो रिलीजियस फ्रीडम है, इसको लेकर बहुत सारी टिप्पणियां की जा रही है, निंदा टीका की जा रही है भारत में, क्या वो सच है कि नहीं। उसको वीजा नहीं दिया जा रहा है अभी, ये आपको बता दूं मैं। ये भी एक खबर, उस पर मैं अलग से पूरी विस्तार से बात बताऊंगा। और अर्थतंत्र जो है हमारा, वो फूल गुलाबी दिखाने की कोशिश की जा रही है शेयर बाजार के सेंसेक्स को बढ़ते हुए दिखाकर। वास्तविकता बहुत कुछ अलग है, ये भी आप सब जानते हैं, आप सब महसूस भी करते हैं, आप सबको पता है। भ्रष्टाचार सबसे ज्यादा अगर फूलता फैलता जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों में फैलता जा रहा है। ये भी वास्तविकता है, ये हम सब तो देखते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल गुजरात के, मैं हर आए दिन जो है गुजरात में आपको कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी मैं आपकी जानकारी आपको देता जा रहा हूँ। और बाकी सब राज्यों में भी हो रहा है। महाराष्ट्र में किस तरह से फिर से जो है एनसीपी में एक डिवीजन करके एक हिस्से को तोड़ दिया गया, ये सब हम लोग देख रहे हैं। बिहार में इसका कार्यक्रम अभी शुरू हुआ है, ये भी हम जानते हैं। इन सब चीजों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति जो कि 2014 से पहले इस देश का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी ही होना चाहिए, उस बात का झंडा लेके घूम रहा था। इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट, बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति। ऐसे खैर 3-4 लोग थे, उसमें से ये एक, जिनका नाम है डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जो कि बौद्धिक सभाएं करते थे देश के भिन्न भिन्न राज्यों में, भिन्न भिन्न शहरों में जाकर। गुजरात में भी आए थे, वो किस्सा मैं आपको पहले सुना चुका हूं। वो थे देश के बहुत बड़े वकील राम जेठमलानी साहब थे। अरुण शौरी भी इस भ्रम में आ गए थे। ये सब लोग जो हैं वो कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके नरेंद्र भाई हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे सबकी जो है वो अपने अपनी तरह से अपने अपने अनुभव के कारण आंखें खुलने लगी। और खुल रही आंखों के चलते चलते फिर जो है उनको जो दृश्य फिर दिखाई दिया कुछ और था। तो उनको लगा कि जिसको हम पानी समझ रहे थे वो मृगजल था। लेकिन पता नहीं क्यों उस तपती धूप का एहसास उस समय नहीं हो रहा था। वो एक अलग बात थी, क्योंकि तपती धूप में ही
जो है, अब देखो कहीं आगे दूर तो वो पानी दिखता है, पर वो मृग जल होता है, वो धूप का असर होता है। तो धूप का पता नहीं चला उनको, लेकिन मृग जल ज़रूर से दिखा और उन्हीं को उन्होंने जो है वो अमृत जल समझ लिया और धीरे-धीरे जैसे उनकी आँख खुलती गई, जिसमें अरुण शौरी साहब की मुझे लगता है शायद सबसे पहले खुली, साथ ही में कहीं न कहीं जो है वो राम जेठमलानी साहब की भी खुली और सुब्रमण्यम स्वामी साहब को ये था कि उनको बनना था देश का वित्त मंत्री। तो उनको लगा कि कहीं मैंने इतनी वकालत कर दी है, तो मुझे ये मौका एक बार मिलेगा कि वो बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे हैं। खैर वो उनका एक और हर एक का एक निजी गोल होता है अपने जीवन में, अपनी एक्सपर्टीज को लेकर, अपनी क्षमताओं को लेकर लोग अपने लिए एक लक्ष्य निश्चित करते हैं और कोशिश करते हैं उस लक्ष्य तक पहुंचने में, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर उस डॉक्टर साहब का, स्वामी साहब का वो सपना पूरा नहीं हुआ। अरुण जेटली जी को बना दिया गया, उसके बाद अब जो है निर्मला सीतारामन जी हैं, वो बनी हुई है। डॉक्टर स्वामी जो है वो अहमदाबाद नहीं, माफ कीजिएगा, बड़ौदा में, गुजरात में बड़ौदा में आए थे अभी और वहाँ एक निजी यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी में एक सब्जेक्ट था संविधान पे चर्चा। उस चर्चा में वो स्पीकर थे, तो वहां फिर उन्होंने जो है मीडिया से बात भी की। क्या बात की मैं आपको हर चीज बताऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जमीनी हकीकत भी मैं कुछ इसके साथ साथ बताऊंगा, क्योंकि डॉक्टर स्वामी का जो निवेदन है वो उससे भी कहीं ना कहीं संबंधित है। लेकिन इससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि अभी से अगर आप इस वीडियो को, इसकी लिंक को अगर आप जो हो सके उतना शेयर कर दें, तो हम हमारी बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और लाइक भी कर ही दीजिए फिर इस वीडियो को अभी से। तो मामला ये है कि डॉक्टर स्वामी ने पत्रकारों से बातचीत की, तो पत्रकारों से बातचीत करते करते डॉक्टर स्वामी ने ये कह दिया कि 2024 में अगर ये चुनाव जो भी होना है लोकसभा का, उसमें मैं ये मानता हूं, मतलब डॉक्टर स्वामी ये मानते हैं, उनका ये कहना है, मैं कोट अनकोट कह रहा हूं आपको, कि प्रधानमंत्री पद के लिए तो छोड़िए, वो लोकसभा का चुनाव ही नरेंद्र मोदी साहब को नहीं लड़ना चाहिए और उनके फिर उन्होंने कारण बताए। तो मैं क्रेडिट के साथ, ड्यू क्रेडिट, हमने ये जो वीडियो का जो ये है हमने ईटीवी भारत से लिया हुआ है, तो हम वो क्रेडिट उनको दे रहे हैं साथ में और आपको वो बात चला दिखा रहे हैं। आप इसको, डॉक्टर स्वामी ने जो बातचीत की पूरी, आप इसको सुन लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। 24 में आप क्या करके देख रहे हो, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? वो अभी हिंदुस्तान में कोई कह नहीं सकता, कोई नहीं कह सकता था कि लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनेंगे। कोई भी दुनिया में कोई भी नहीं सोचता था कि ये बन सकता था नरसिम्हा राव। जब मैंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया तो सब कहते थे ये तो कभी नहीं बनेगा, बना दिया। तो ये हिंदुस्तान में भविष्यवाणी करना बहुत डेंजरस है इस मामले में, क्योंकि जो मोदी, अब मोदी मैं नहीं जानता हूँ, परंतु मैं तो मेरी राय है कि मोदी इकोनॉमी में फेल हो गया, तो इसीलिए उसको खड़ा नहीं होना चाहिए। मुझे छेड़ा नहीं बस, तो नहीं तो इकोनॉमी फेल, चाइना फेल, और हमारी जो प्रांतों में जो गड़बड़ हो रही है उसमें फेल। और क्या, ये इकोनॉमी में कौन सी चीज़ ठीक चल रही है? ये कहते हैं वो दुनिया की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट, ये कहाँ से? हमारी जो जीडीपी है वो कोरोना के टाइम में बहुत गिरी, 16% गिरी, अभी तक वो ऊपर नहीं आ पाई। बाकी देशों में सब ऊपर हो गए। तो अब जो भी थोड़ा कुछ हमारी ग्रोथ रेट छोटा मोटा है वो बड़ा चढ़ा कर दिखाती है जब आप बॉटम से। अब इंटरनेशनल क्या है, कौन है, मैं भी जाता हूँ बाहर, तो मुझे ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मैं तो सोचता हूँ देश के अंदर तुम जाओ, मणिपुर में, वहाँ जाकर पैर छुआओ, फिर मैं विश्वास करने के लिए तैयार हूँ। विदेश में जाओ तो किसी भी प्रवासी भारतीयों के से पैर छुड़ाने के, कोई अंग्रेज नहीं छूता है, कोई सफ़ेद चमड़ा नहीं छूता है। 100% चाइना का षड्यंत्र है, और वो जगह में भी करेंगे। अभी उत्तराखंड में भी शुरू करेंगे, देखो। चाइना को तो क्या, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाइना भाषा जानता हूँ, मैं उनके बारे में पुस्तक अनेक लिखे हैं, मैंने हार्वर्ड में पढ़ाया भी चाइना। वो तो दिमाग बना ली उन्होंने कि अब अमेरिका और चाइना दो ही देश होना चाहिए, बाकी और नहीं होना चाहिए।
तो ये डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने, अब वो अपने जाने भी जाते हैं अपने बेबाक पने के लिए, तो ये उन्होंने कह दिया कि 24 में तो उनको खड़ा भी नहीं होना चाहिए। और साथ में चाइना और आर्थिक हमारी जो नीति है उसको लेकर और अर्थतंत्र को लेकर जो कहा, वो मुझे लगता है बहुत वो तथ्यपूर्ण है। जो जो चश्मा पहन के अभी भी बैठे हैं, उनको अगर नहीं दिखता है तो फिर उनको तो प्रभु राम बचा सकते हैं और कोई तो बचा नहीं सकता है, उनकी आंखें वही खोल सकते हैं। लेकिन वास्तविकता तो यही है। तो जो जीडीपी दिखाने का भी तरीका है वो भी काफी उन्होंने जो है कुछ अलग ऐसा कुछ निकाला है कि जिसमें वो मृगजल ही दिखेगा आपको, वो अपने हिसाब से मृगजल दिखाएंगे आपको, दिखेगा। जितने भी अर्थतंत्र के सही जानकार है, अर्थनीति के सही जानकार है, अर्थशास्त्र के, वो उस तरीके से सहमत नहीं है जिस तरह से जीडीपी को नापा जा रहा है। और वो सिलसिला गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तभी से वो शुरू हुआ था। तो वो भी गुजरात मॉडल ही है जो अभी देश में चल रहा है पूरा। तो कुल मिला के ये कहा गया, अब ऐसा क्यों हो रहा है? अब देश में जनता जो है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की जो नेता लोग हैं, उनकी कथनी और करनी और लोगों के प्रति उनका बर्ताव, और फिर लोग उनके प्रति भी क्या कर रहे हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूँ। अनिल पाटिल जो है महाराष्ट्र में, वो नए वहां पे नए मंत्री बने हुए हैं। वो अमलनेर करके एक जगह है, वहां पे वो उनका दौरा था। ये वीडियो अगर आप ट्विटर पे होंगे तो आपने काफी देखा भी होगा, अगर नहीं है तो मैं बाकी सब दर्शक, मुझे लगता है शायद सब नहीं होंगे, मैं ये दिखाता हूँ। ये स्कूल के बच्चे हैं। मंत्री जी ने पद ग्रहण कर लिया है, वो मंत्री बन चुके हैं। अब वो इस इलाके के दौरे पे आ रहे हैं। अब दौरे पे आ रहे हैं तो आइए भाई, जो काम करना है कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वापस चले जाइए। लेकिन उनके स्वागत के लिए स्कूल के बच्चों को और शिक्षकों को रोड के 2 किनारे पे एक लंबी सी लाइन में बिठा के 2 घंटे तपती धूप में उन बच्चों को बिठाया गया। क्या कारण था? कारण ये था कि उनको एक दृश्य क्रिएट करना था। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, ये वो दृश्य है। नेताजी तो आए उससे पहले 2 घंटे ये जो देख रहे हैं स्कूल के बच्चे, ये जो भावी पीढ़ी है, इनके साथ आप ये करेंगे। और कौन सा आपने जो है वो तीर मार दिया, क्या कर लिया आपने जो आप काम करने के लिए आए थे? ऐसा क्या था कि ये बच्चे बेचारे, ये बच्चियां बैठी हुई है, उस तरफ बच्चे बैठे हुए हैं। एक लाइन जो है वो बच्चों की है, दूसरी लाइन जो है वो बच्चियां स्कूल की बैठी हुई है। और ये महाराज जो है उनकी राह देखी जा रही है। अब ये है कौन? ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि उनको जो भी भ्रम हो, लेकिन जो बड़े बड़े हमारे यहाँ अगर राजा भी हो गए तो ये कभी इस तरह का बर्ताव नहीं करते थे। हम वीर विक्रमादित्य की बात कर लें या चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर लें या अशोक की बात करें या समुद्रगुप्त की बात करें या उसके बाद मध्य युग में जो राजा हुए उनकी भी बात कर लें, ये जो है ये रोटरी क्लब का लगा देना, अमलनेर का, और स्कूल के बच्चों को यहाँ पे बिठा देना, ये कार्यकर्ताओं की भीड़ तो चलिए, वो तो इनका काम है, कार्यकर्ता तो रहेंगे, बच्चों का क्या काम है? लेकिन बच्चे बिठा दिए। और फिर जो है देखिए, अब नेताजी का जो पूरा कॉन्वॉय आ रहा है, ये मंत्री हैं महाराष्ट्र में, इनका कॉन्वॉय आ रहा है और नेताजी फिर उतरेंगे, उतर के फिर अपने, तो ये सब क्या है? ये आप इनके मालिक हैं क्या? आपने ये पूरा इलाका खरीद लिया है, तो इसको कोई कैसे सहन करेगा? और बात अब देखिए, ये लड़कियां जो है वो उनको उनसे सलामी दिलवाई जा रही है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये बच्चियां या उस तरफ जो बच्चे खड़े हैं वो क्यों सलामी देंगे? भाई आप हैं कौन? राष्ट्रपति भी अगर निकलता है देश का तो उसको भी बच्चों से इस तरह से, ये देखिए ये जा रहे हैं अनिल पाटिल, ये आए उतरे। राष्ट्रपति को भी स्कूल के बच्चों से सलामी दिलवाने का इस संविधान में कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है ऐसा। और ये जो बच्चे खड़े हैं उनकी ओर देखा भी नहीं है इस व्यक्ति ने, इस मंत्री ने, और अपने चेले चपाटे और चमचों से घिरा हुआ ये आदमी जो है वो वहां पहुंच गया है। अब वो 2 घंटे जो बच्चे और बच्चियां खड़ी रही स्कूल के, उनको रखने का क्या फायदा, क्या मतलब है, और उनसे क्यों सलामी दिलवाई गई, इसका कोई जवाब पूछेगा क्या? देश की जनता ये सब देख रही है। देश की जनता जब देख रही है तो फिर रिएक्ट भी करती है, रिस्पॉन्स भी करती है। ठीक है, इसका एक और उदाहरण दिखाता हूं मैं। हमारी जो वित्त मंत्री है, जिसको ये जिम्मा दिया गया है, जिसका ये सब्जेक्ट ही नहीं है, अर्थशास्त्र से उनका कोई संबंध नहीं है, उनको बनाया गया है अर्थशास्त्र, हमारा वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी।
वो जो है अब वो पुडुचेरी में एक कोई फंक्शन था, उसमें उनका एक वक्तव्य था। वो वक्तव्य था, उन्होंने शुरू किया। वो शुरू किया जैसे जैसे, मैं आपको दृश्य दिखाता हूँ, दृश्य देखिए इसको। तो जनता जब रिस्पॉन्स भी करती है तो फिर तगड़ा करती है, फिर आपकी हालत खराब हो जाती है। तो ये बैठी हुई है, पुडुचेरी का ये दृश्य है। जैसे कुछ समय के बाद इनका भाषण शुरू हुआ तो ये जो ऑडिटोरियम था जहां लोग बैठे थे, उनकी हालत आप देखिए, कुर्सियां जो है धीरे धीरे खाली होना शुरू हो गई। ये खाली कुर्सी में देश की वित्त मंत्री भाषण दे रही है, लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। लोग निकल निकल के बाहर जा रहे हैं, आप दृश्य देख रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। लेकिन सिक्योरिटी और जो वहां पे जो पुलिस थी, उसको लगा कि ये तो हमारे मंत्री जी की नाक कट जाएगी, इन्होंने ये दरवाजे बंद कर दिए। ये दरवाजे बंद कर दिए, लोग बाहर निकलना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती जो है वो अंदर भेजने की कोशिश वहां पे की गई। लेकिन लोग फिर भी अंदर उस पंडाल में जहां पे ये इनका भाषण चल रहा था, लोग नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं सुनना है हमको ये सब बातें, इस बातों में हमको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, हम क्यों सुने इन सब बातों को। तो सिक्योरिटी ने इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके स्टाफ के लोग भी हैं कि यार तुम्हारे मंत्री जी का बहुत इंसल्ट हो जाएगा, आप जाइए, लेकिन इनको नहीं सुनना है। तो एक बार जब जनता जो है आपसे, देखिए कुर्सियां खाली है, वित्त मंत्री भाषण दे रही है, और जबरदस्ती जो है लोग जो बाहर जा रहे हैं उनको अंदर से अंदर बिठाने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने बात मानी नहीं, लोग चले गए। तो जब जनता आपसे, आपके मृग जल से भ्रमित होना बंद कर देती है, जनता आपसे जब आपने जो मायाजाल फैला है, जो इंद्रजाल रचा हुआ है, उससे जब मुक्ति पाने की शुरुआत कर देती है, तो वो फिर आपसे मुंह फेर देती है। और जब मुंह फेर देती है तो आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, या अपने आप को इतने बड़े क्यों न समझते हो, आपको पापुआ न्यू गिनी का जो एक राष्ट्र प्रमुख है, जो बहुत ही करप्ट है, वो एक नाटक के दृश्य के चलते आपके पांव क्यों न छून रहा हो। ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री आपको बॉस बोलता है, वो दूसरे दिन आप वापस आते हैं, वो देश के 5 राज्यों के विद्यार्थियों की जो दाखिला है वहां की यूनिवर्सिटी में वो बंद करवा देता है। बाइडेन जो है आप उनके साथ बात करते हैं, और उसी का गुरु ओबामा आपको इंटरव्यू में कह देता है कि आपकी जो माइनॉरिटीज के प्रति जो नीति है उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब क्यों हो रहा है? फिर सबरीना सिद्दीकी के पीछे आपके चेले चपाटे पड़ जाते हैं, और पूरे विश्व में जो है हमारे पे, और हमारी जो परिस्थिति है आज की राजनीतिक, और आपने जो फैला के रखा है पूरा ये नफरत का बाजार, उस पर थू थू होती है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कही, ये हालांकि वो नरेंद्र भाई है तो किसी की सुनते नहीं है, पर एक बात बड़ी कह दी सुब्रमण्यम स्वामी, जैसे मैंने कहा कि वो कुछ उन ऐसे लोगों में से है जिनकी बहुत सारी बातों से मैं खुद बतौर जर्नलिस्ट सहमत नहीं होता, लेकिन कुछ बातें वो ऐसी कर जाते हैं जिससे वहां उनका जो तथ्य या लॉजिक होता है उससे मैं सहमत, मैं अपने हिसाब से होता हूँ। ये जो बड़ौदा आए थे उसमें उन्होंने एक बात बड़ी विचित्र कह दी, जो उनके मुंह से सुनना बड़ा विचित्र लगा। उन्होंने जब पूछा गया कि ये जो डेफर्मेशन केस जो है, मानहानि का जो दावा किया गया है और राहुल गांधी को उसमें ये जो 2 साल की सजा दे दी गई है और जेल में भेजने की बात हो रही है, आपको ये कितना उचित लगता है? उन्होंने कहा कि इस मामले में तो राहुल गांधी को जेल भेजना उचित नहीं है। बोले ज्यादा से ज्यादा आप उन पर जो है आप उनकी मिल्कियत जब्त कर सकते हो, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो ये कर सकते हो आप, लेकिन इस मामले में, ऐसे मामले में तो जेल भेजना उचित नहीं है। ये वही डॉक्टर स्वामी है जो केस के मामले में वो लगातार कहते आ रहे हैं कि मैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल भेजकर ही रहूंगा, लेकिन इस मामले में वो ये बोले कि मानहानि वाले मामले में वो उनको जेल भेजने की जो ये जिद है दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। तो ये पूरा एक हमने एक आपके समक्ष जो है पूरा एक मामला रखा कि डॉक्टर स्वामी ने बड़ा निवेदन दे दिया, और उनकी बात, इस तरह की जो बातें होती है उसमें अभी भी जो है इन्फ्लुएंस है, वो लोग उसको ध्यान से सुनते हैं, और वो एक बड़ी बौद्धिक क्षमता वाले व्यक्ति तो है ही, उसमें तो कोई दो राय है नहीं। और फिर हमने ये मंत्रियों की बात बता दी आपको, भारतीय वो कैसे बर्ताव कर रहे हैं और फिर जनता उनके साथ कैसा बर्ताव कर रही है, वो हमने आपको दिखा दिया। आपको इस पूरे कार्यक्रम को लेकर जो भी आपकी सोच बनी हो, देखते हुए आप जरूर से हमको ये जो नीचे हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें आप हमको लिख के बताइएगा, और बात हमारी अगर अच्छी और सच्ची लगी हो तो फिर आप इस कार्यक्रम को लाइक करें, आप इसको शेयर करें हो सके इतना, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और लोगों से भी करवाएं, ये आपसे गुजारिश है। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।
है।